नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के किए उद्घाटन और शिलान्यास। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने दकड़ी चुवाड़ी मार्ग पर बारछू नाले पर निर्मित होने वाले पुल का किया शिलान्यास। टूटू चौपाल ब्लॉक की 82 पंचायतों में 7 अप्रैल को होंगे चुनाव, तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी और प्रदेश शिक्षक महासंघ ने शिमला में साहित्य संवाद एवं कवि सम्मेलन का किया आयोजन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की आधारशिलाएं रखी और लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश खंड स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम सम्मेलन का लोकार्पण भी किया। रहन स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने रहन स्टेडियम और पूर्व सैनिक भवन में चरण 1 के अंतर्गत खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए प्रत्येक को 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजा का तालाब के लिए उप तहसील की भी घोषणा की, जिसकी स्थापना उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास कार्यालय परिसर में की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की आधारशिलाएं और लोकार्पण किए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत घनेटी थाट सड़क, बड़ी भटरान सड़क व कई अन्य सड़कों के लिए 10-10 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मांग के अनुसार सीआरसी मॉडर्न वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रहन को 8 कमरे उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत फतेहपुर में बस अड्डा और रियाली में अनाज मंडी खोलने का आश्वासन दिया। उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला टटवाली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महिला बहुतकनीकी महाविद्यालय रहन के शैक्षणिक भवन का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल रहन में शीघ्र ही अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा निदेशालय को भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप राजकीय उच्च पाठशाला फतेहपुर, बदियाली और समलेट में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश खंड स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम सम्मेलन के लोकार्पण के उपरांत रहन स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश सरकार को प्रभावी तरीके से कार्य करने और जनता की सेवा करने के लिए अभी केवल 2 वर्ष प्राप्त हुए हैं, क्योंकि पिछला पूरा वर्ष इस महामारी से लड़ने में निकल गया। उन्होंने कोविड-19 महामारी से लड़ने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों में फंसे 2.5 लाख विद्यार्थियों, कामगारों और अन्य लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने देश को जीवंत, मजबूत और पारदर्शी नेतृत्व प्रदान करने और कोविड महामारी से देश को कारगर तरीके से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण ही संभव हुआ है कि आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है और आज देश हर दिन लगभग 6 लाख पीपीई किट बनाने में सक्षम बन पाया है। भारत आज विश्व के लगभग 60 देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले लोकसभा चुनावों और हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में राज्य सरकार को भरपूर सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद किया। जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के जो चुन करके प्रतिनिधि आए, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुआ है और हिमाचल प्रदेश में इस पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जो लोग जीत करके आए हैं, मैं विभाग के मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी से आग्रह किया कि हम उनसे मिलना भी चाहते हैं और अब की बार हिमाचल प्रदेश में हमारे
पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम में जाकर के स्वर्ण जयंती वर्ष के इस अवसर पर हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों को भी साथ बुला करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाए। बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर चुन करके आए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में 15 वर्षों के बाद नई पंचायतों की गठन की प्रक्रिया, 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कोई पंचायत का गठन नहीं हुआ। 412 नई पंचायतों का गठन किया। हिमाचल प्रदेश में निर्विरोध भी बहुत सारी पंचायतें चुन करके आई। 102 पंचायतें बिना चुनाव की चुन करके आई, सर्वसम्मति से चुन करके आई। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता कि हमारी बात अधूरी रहेगी। इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे श्री सुजान सिंह पठानिया जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनके प्रति भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे, इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। भाई और बहनों, आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल हमने पूरा किया और 3 वर्ष के इस कार्यकाल में हमने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो संभव किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की। अगर सही मायने में काम करने की अगर हम बात का हम जिक्र करें तो हिमाचल प्रदेश में हमको काम करने के तो 2 ही वर्ष मिले। 1 वर्ष तो सारा एक अलग दौर के बीच में गुजर गया, क्योंकि कोविड का संकट जो हम सब लोगों को जिसका सामना करना पड़ा, पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़ा, जिसकी आदमी ने कल्पना नहीं की थी, उस संकट की वजह से 1 साल में हम बहुत ज्यादा जितना हम करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहे। हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की, लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन का दौर समाप्त होने के बाद भी विकास नहीं रुकना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए लोगों के बीच में जाने की मनाही थी, क्योंकि कोविड के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक था। उस स्थिति में हमने वर्चुअली कनेक्ट होकर के टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने की कोशिश की। मैंने इस दौरान जो है 42 विधानसभा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया और 3,500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को शुरू किया। कुछ को शुरू करने के साथ लोगों को समर्पित किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जिला बिलासपुर के दकड़ी चुवाड़ी मार्ग में बारछू नाले पर निर्मित होने वाले पुल का शिलान्यास किया। 55 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे इस पुल से ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि क्षेत्र के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 85 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदलने पर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल विकास की नई गाथाएं लिख रहा है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना जानती है, इसलिए कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आज जो पुलों का शिलान्यास किया, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुल हैं, जिसके कारण यहाँ अभी जो बारछू नाले के ऊपर दकड़ी और चौड़ी के बीच जो है इस पुल का शिलान्यास किया। उसकी लागत जो है लगभग 55 लाख रुपए से ये पुल बनकर तैयार होगा कंप्लीट, और जिसको चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा, और जिसके कारण हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी जो है इसको यहाँ घुमारवी और आसपास से आने जाने के लिए एक नियरेस्ट अप्रोच जो है होगी और लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। सर, लगातार विकास कार्यों को आप जो है अमली जामा पहना रहे हैं, किस तरह से घुमारवी का विकास किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? घुमारवी के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पुलों की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो। अभी पीने के पानी के लिए हमने 85 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत घुमारवी विधानसभा के लिए स्वीकृत कराए हैं, और जिसका काम जो है
अलग अलग स्कीमों का जोरों पर चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है और बड़े अच्छे तरीके से सारे विकास के कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। विक्रमादित्य तो राजनीति कर रहे हैं, उनको इसके अलावा उनके पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार के जो विकास के कार्य हैं, जिस प्रकार आक्रामकता के साथ जो है मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उसके कारण कांग्रेस मुद्दाविहीन है और रोज नए नए सपने देखती है जो उनके कभी पूरे नहीं होंगे। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर आगामी 15 मार्च को आयोजित होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी व इसके फैलाव को रोकने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हो गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन को कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश लगभग फ्री हो गया था, लेकिन फिर से बहुत सारे प्रदेशों में जो है वो महामारी के फिर से प्रकोप बढ़ने लगा है। हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार के केसेस कुछ बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस पर जो है वो 15 तारीख को कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें जो है वो चर्चा करेंगे कि क्या आगे जो है उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल हैं और प्रदेश सरकार के प्रोटोकॉल जो तय करेगी, उनके हिसाब से जो है वो काम किया जाएगा। लेकिन डिटेल्स जो है डिस्कशन इस पर 15 तारीख को करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी नगर निगम सहित 6 नगर निगम पंचायतों में होने वाले चुनाव के लिए 7 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने बताया कि इन चुनावों के लिए 22, 23 और 24 मार्च को नामांकन होगा। 27 मार्च को नामांकन वापस लेने की तिथि निश्चित की गई है। वहीं 7 अप्रैल को ईवीएम के माध्यम से सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और चुनावों के परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 4 नगर निगमों और 6 नगर पंचायतों के इलेक्शन का अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 22, 23 और 24 को जो है इनकी नॉमिनेशन होंगे, 27 को विड्रॉल होगी और 7 तारीख को जो है वो सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक मतदान किया जाएगा और उसी दिन शाम को जो है मतगणना हो जाएगी, क्योंकि ईवीएम्स के ऊपर है ये। तो ईवीएम के मतदान के तुरंत बाद जो है वो मतगणना हो जाएगी, उसी दिन शाम तक जो है इनके परिणाम आ जाएंगे। इसके अलावा राज्य ने 10 तारीख को पहले अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कुछ प्रधानों के टूटू, चौपाल और धर्मपुर मंडी के प्रधानों के निर्वाचन हो रहे हैं। वहाँ पे भी जो है 7 तारीख को ही पोल होगा और इन निर्वाचनों के लिए जो है वो टोटल लगभग 1,40,000 से ज़्यादा मतदाता जो है वो नगर निगमों के लिए, 15,000 से अधिक मतदाता नगर पंचायतों के लिए और लगभग 1,61,000 से ज़्यादा मतदाता जो है वो चौपाल, टूटू, धर्मपुर के लिए प्रधानों का निर्वाचन करेंगे। और इसके लिए हमारे लगभग 534 मतदान दल जो हैं वो निर्वाचन के लिए निकलेंगे। नगर निकाय मंडी, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और जो 6 दूसरी नगर पंचायतें हैं उसमें शिमला में नेरवा और चिड़गांव, कुल्लू में अन्नी और निरमंड, ऊना में अम्ब और सोलन में कंडाघाट, ये 6 नगर पंचायतें हैं और 4 नगर निगम हैं, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें राजधानी शिमला की, तो यहां भी आए दिन कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हो रही है। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क पहने बेखौफ होकर घूम रहे हैं, मानो उन्हें कोरोना का कोई डर ही ना हो। शहर के बाजार में लोगों की भीड़ देखकर आप खुद ही कोविड नियमों की धज्जियां उड़ते देख सकेंगे। प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन बार बार सभी से आग्रह कर रहा है कि कोरोना संक्रमण को हल्के में न लें और पूरी सावधानी व एहतियात बरतें। लेकिन कुछ लोग इतने लापरवाह हैं कि उन्हें सरकार व जिला प्रशासन की बातों का कोई असर ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा बरती जा रही यह लापरवाही आपके साथ साथ आपके चाहने वालों के लिए भी घातक साबित हो। इसलिए सभी कोविड नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझें और खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें।
कि रानी शिमला में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीरें माल रोड व लोअर बाजार की हैं, जहां बाहरी राज्यों से आए पर्यटक, लोअर बाजार के व्यापारी व स्थानीय लोग कोरोना से बेखौफ बिना मास्क लगाए व सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों पर रोक लगाने के लिए और सख्ती बरतने की आवश्यकता है। केसेस बढ़े थे टूरिस्ट बाहर से आने की वजह से ही, और अभी ऐसे अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान दे और सख्ती से जो है मास्क लगाने के लिए या डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को बोले तो इससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है। नहीं तो जिस ढंग से केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं तो जिस हिसाब से तो हिमाचल के हालात पहले से ऐसे ही हो सकते हैं। नगर निगम शिमला के अंतर्गत आने वाले रूलदू भट्टा से पार्षद संजीव सूद ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि शहरवासियों व व्यापारियों को आने वाले समय में एक बार फिर लॉकडाउन का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने लोअर बाजार के सभी व्यापारियों से अपील की है कि वह मास्क पहनकर ही सभी ग्राहकों को सामान दे, ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। निवेदन रहेगा सरकार के साथ कि जो बाहर से आ रहे हैं अब थोड़ी सी उनकी सख्ती करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सख्ती नहीं करेंगे तो जो संक्रमण आ रहा है वो बाहर से ही आएगा और यहाँ जो लोकल लोग हैं उनको भी फैलेगा। उससे क्या होगा कि हमारे जो व्यापारी हैं और अन्य लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं, वो उनका बीमार होने का ज़्यादा खतरा है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि अब जो है सरकार को सख्ती कर देनी चाहिए, दोबारा लॉकडाउन ना लगे, जिससे कि व्यापारी घबराया हुआ है और व्यापारी भी अभी ये चाहता है कि वो अपनी सुरक्षा भी करे और जो बाहर से लोग आ रहे हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से आए, उनका प्रॉपर चेक हो। और मेरे हिसाब से तो अभी ऐसा होना चाहिए कि जब कोरोना का टीका लग रहा है तो उनको जो है वो तभी एंटर करना देना चाहिए जब वो उनको कोरोना का टीका जो है लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अब जो समय है अब सरकार मुफ्त में टीके लगा रही है और सरकार इतना पैसा दे रही है, तो उससे उनको ये लगना चाहिए कि जब हम दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं तो हम अपना जो है कोरोना की पूरी वैक्सीन है वो पूरा उसका डोज लेकर के उसके बाद ही हम दूसरे प्रदेशों में आएँ। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि सरकार के साथ थोड़ी सख्ती से पेश आए और ताकि यहाँ के निवासियों को और यहाँ के व्यापारियों को जो है आने वाले समय में दोबारा लॉकडाउन का सामना ना करना पड़े। उसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि सख्त कदम उठाए जाएँ। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने सभी व्यापारियों से आग्रह किया कि वे अपनी दुकानों में ज्यादा भीड़ इकट्ठी न होने दें। उन्होंने कहा कि महामारी से बचाव के लिए हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सभी कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें। इंद्रजीत ने जिला प्रशासन से कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हमारे लोकल लोग हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, उनको पता भी है, लेकिन जो लोग हमारे नेबरिंग स्टेट से आके हम देखते हैं शाम के समय मॉल रोड पे जो घूम रहे हैं वो बिना मास्क के भी घूम रहे हैं, तो इसको उनके ऊपर एक कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमित हमें करेंगे, क्योंकि पंजाब में संक्रमण काफ़ी फैल चुका है और ये जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं नेबरिंग स्टेट से आ रहे हैं, तो हमारी प्रशासन से भी मांग है कि इस पर पुनः चेक रखा जाए और जो भी लोग इसका उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं जिला दंडाधिकारी आदित्य नेगी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों को कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोविड संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कुछ समय से थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, अभी 5-7 केसेस डेली के आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए हमने जो है पीछे भी दिशा निर्देश जारी किए थे। हमने ये भी कहा था कि जैसे मार्केट होटल एसोसिएशंस को भी हमने कहा था, टूरिज्म के जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने कहा था कि वो जो है कोविड प्रोटोकॉल का अच्छे से पालन करें। उसके अलावा हमने परिवहन विभाग को भी कहा था कि वो बसेस को रोज़ सैनिटाइज करें और बसों में ओवरलोडिंग ना होने दें। उसके अलावा SDMs, BDOs और जो EO, MCs और कमिश्नर हैं उनको हमने कहा था कि वो जो पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं उन जगहों का सैनिटाइजेशन जो है रोज़ के रोज़ करें और ये इंश्योर करें कि जो है ये जगहों पे जो है प्रॉपरली जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग फॉलो करें। इसके अलावा हमने पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए थे कि अगर कहीं ऐसे नज़र में आता है जहाँ पे सैलानी वगैरह जो है वो बिना
मास्क के हैं तो उनको भी जो है जागरूक करें, और अगर वो नहीं मानते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करें। तो इसी तरह जो हमने सभी विभागों को जो है सचेत किया है, सभी विभागों को हमने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि वो सभी लोग जो है उसकी चेकिंग करें प्रॉपरली, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है वो बढ़ावा दें और इंश्योर करें कि कोई भी इसका वायलेशन ना करे। राजधानी शिमला की सब्जी मंडी को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले काट रोड संपर्क मार्ग में इन दिनों सड़क मुरम्मत व पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण कार्य कछुआ चाल चल रहा है। काम के चलते सड़क पर ही जगह जगह मलबे के ढेर लगे हैं, जिस कारण राहगीरों व वाहन चालकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों ने नगर निगम से इस समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। राजधानी शिमला के काट रोड को मुख्य बाजार से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग में पिछले 2 महीनों से नगर निगम द्वारा व्यर्थ पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहां बनने वाली नालियों से मुख्य बाजार व सब्जी मंडी ग्राउंड से निकलने वाले सारे व्यर्थ पानी की निकासी सुनिश्चित हो पाएगी, लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए बनाई जा रही ड्रेन का मलबा इधर उधर बिखरे होने के कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। जैसे कि आपने देखा ही है, मैं न्यूज़ सेंटर के थ्रू बताना चाहता हूँ कि अभी आप वहीं से चढ़ के आई हैं, और आपने खुद अपनी कैमरे की नज़र से देखा है कि वहाँ पर तमाम मिट्टी को नाले के से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है, और जो गाड़ियों को वहाँ से निकलने में और जनता को निकलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्मार्ट सिटी वालों से ये कहने का है कि वो समय रहते इसके और गौर करें, ध्यान करें, और जो मिट्टी है निकाली हुई है उसको ला करके ऊपर ऐसी जगह में रखे जहाँ से निकलने और आवाजाही खुली रखे। यहाँ सड़क पर ही मलबे के ढेर लगा दिए गए हैं, जिस वजह से जहाँ लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं यह मलबा वाहन चालकों के लिए भी आफत बन गया है। अब क्या बोले, कभी ऐसा ना मौसम खराब है, कोई कुछ है, क्या करे, ये भाई टाइम लगता है हर शाम को। अब हम बोले जी अब हमारी गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा रही, जबरदस्ती करे, कहाँ होता है। कभी गाड़ियाँ जा रही है, कुछ उनको प्रॉब्लम तो आती है। आता है गंद फंद है, यहाँ पे नाली बन रही है, मुश्किल होती है हमारे को भी। बस जैसा अभी है वैसे ही है जी, दिल्ली ऐसे ही होता है हमेशा रश, ना गाड़ी मोड़ने की जगह है ना कुछ। ये होना चाहिए बस यहाँ पे साफ सफाई, गाड़ी मोड़ने की जगह जुगाड़। लोगों का कहना है कि जब से यहाँ पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, यहाँ से वाहन निकालना तो दूर, आम लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, जल्दी तो करना चाहिए, क्योंकि ये तो रूटीन है सबका ही, गाड़ियों का। यहाँ पे मार्केट वगैरह हम भी रोजाना दुकान पे आना जाना, प्रॉब्लम तो होती है। बस मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द इसको ठीक करें। ये देखोगी ड्रेन पाइप तो ढंग से बिछाए, इनके पास क्या फंड नहीं है, इसमें पार्किंग बनाओ, ढंग से बनाओ। जैसे आप गाड़ी आती है या तो नीचे रखो, ऊपर दुकान लेना, उनको क्या नहीं है, एक है को रखी वेस्ट जगह इसको यूटिलाइज करें, पैसा मिलेगा इसमें, डंगा लगाए ढंग से नीचे से, और हमसे यहीं करे पार्किंग। सड़क पर बिखरा मलबा जहां सभी के लिए आफत बन गया है, तो वहीं ड्रेन बनाने के लिए खोदे गए गड्ढों के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जगह जगह की गई खुदाई के कारण वाहनों को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में लोगों ने निगम प्रशासन से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने की गुहार लगाई है, ताकि उनकी परेशानियों का हल निकल सके। मुश्किल है यहाँ पे, सारे जो पत्थर उथर सब जो पैदल वाहन बना हुआ है चलने के लिए, उसमें भी दिक्कत आ रहा है साइड से। अब देखिए हम ही है, सामान लेके जा रहे हैं, गिर सकते हैं, पत्थर पर पैर पड़ेगा इधर उधर, कम से कम साफ तो हो जाए, बस साफ करा दे प्रशासन। और दिव्यांग कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित बैठक में प्रदेश भर से आए दिव्यांगों ने भाग लिया। बिलासपुर के घुमारवी में स्थित दिव्यांग सामुदायिक भवन में आयोजित की गई इस बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रधान तकदीर सिंह ने की। बैठक में दिव्यांगों के समक्ष आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों को शीघ्रता से संबंधित विभागों में लागू करवाया जाए। दिव्यांग आयुक्त की जो फाइल विभाग के पास काफी लंबे समय से पड़ी है, उसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। दिव्यांगों को जो दिव्यांगता भत्ता दिया जाता है, उसका बजट में अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दिव्यांग भत्ते को बढ़ाकर 5,000 किया जाए, ताकि दिव्यांग समाज में आत्मनिर्भरता से अपना जीवन जी सकें। हमारे जो दिव्यांग अधिनियम 2016 में हमें प्रावधान है कि स्वतंत्र दिव्यांग युक्त की नियुक्ति की जाए, उसमें पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की जाए। ये फाइल काफ़ी समय से वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए पड़ी है, इसको शीघ्र मंजूरी प्रदान करने की कृपा करें। और दूसरी मांग करता हूं कि जो दिव्यांग कल्याण बोर्ड
गठन किया गया सरकार ने, आज तक 3 साल में उसकी कोई बैठक नहीं हो। उसकी शीघ्र बैठक बुलाई जाए और दिव्यांग कल्याण सलाहकार बोर्ड का एक फंड होता है जो कि स्टेट लेवल हमारे एक्ट में प्रोविजन है, उसको शीघ्र स्थापित किया जाए ताकि दिव्यांगों के वेलफेयर के लिए काफ़ी योजनाएं जो इससे संचालित की सके। और तीसरे जो दिव्यांगों की जो पेंशन भत्ता है वो वर्तमान परिस्थितियों और महंगाई को देखते हुए कम से कम 5,000 रुपये किया जाए ताकि दिव्यांग जो है अपना समाज में आत्मसम्मान से जीवन व्यतीत कर सके। कोरोना के कारण 1 साल से बंद पड़े साहित्य एवं कला संवाद के आयोजन अब धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। नवोदित कवियों को मंच प्रदान करने और साहित्य के संरक्षण के मकसद से शिमला के रोटरी टाउन हॉल में हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी एवं प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा साहित्य संवाद एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मातृवंदना पत्रिका के व्यवस्थापक महीधर प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए साहित्यकारों व कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। सम्मेलन की जानकारी देते हुए अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह ने बताया कि कवियों व साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के लिए अकादमी समय समय पर इस तरह के सम्मेलन आयोजित करती रहती है। इसी के चलते शिक्षक महासंघ के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डॉक्टर करम सिंह ने कहा कि इस सम्मेलन में प्रदेश भर के साहित्यकार व कवियों ने वर्तमान कोरोना काल, ज्वलंत मुद्दों व समाज में घट रहे घटनाक्रम पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इस अवसर पर साहित्यकार भीष्म सिंह द्वारा संपादित पुस्तक काव्य संसार का विमोचन भी किया गया। ऐसे शिक्षक आज के इस कार्यक्रम में शामिल रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी कविताओं का पाठ किया है। शिक्षक महासंघ के माध्यम से एक काव्य संसार नामक पुस्तक भी आज लोकार्पण की गई है। इसमें शिक्षक महासंघ के साथ जुड़े जो शिक्षक हैं उनकी रचनाओं को स्थान दिया गया है। संस्था का ये प्रयास है कि जो नवोदित कवि हैं और ख़ासकर कोरोना काल में एक संत्रस्त जीवन यापन करते हुए जिन लोगों ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है, उसका ये एक संकलन हमारे सामने आया है। इस तरह की और भी बहुत सारी रचनाएं लेखकों द्वारा और संस्थाओं के माध्यम से सामने आ रही हैं और अकादमी का प्रयास केवल ये रहता है कि ऐसे शिक्षकों को, ऐसी संस्थाओं को, ऐसे संगठनों को मंच प्रदान किया जाए जिसमें वे अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकें, अपनी रचनाओं का पाठ कर सकें। और अकादमी लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से भी इस तरह के प्रयास कर रही है और अब जबकि वर्चुअल कार्यक्रमों के साथ साथ कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गए हैं, तो अकादमी का ये प्रयास है कि जो 1 साल का एक गैप रहा है साहित्य और कला के कार्यक्रमों को लेकर के, तो अब उन साहित्यकारों, कलाकारों को फिर से जोड़ करके उनको मंच प्रदान किया जाए। लगभग 42 वर्ष से डाक विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे पोस्टमैन मंगल सिंह को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन व अन्य वित्तीय लाभों को प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मीडिया से मुखातिब मंगल सिंह ने कहा कि वे आगामी 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन विभाग ने उन्हें पुरानी पेंशन देने से साफ इनकार कर दिया है। क्या है पूरा मामला, ये आपको सुनाते हैं पोस्टमैन मंगल सिंह की जुबानी। 32 साल कार्य मैंने ग्रामीण डाक सेवक जो गांव में होते हैं वहां 32 साल सर्विस की और 10 साल मेरी सेवा यहाँ 31 तारीख को पूरी होने जा रही है। पूरी 42 साल मैंने नौकरी दी है इस विभाग को और हमारे को दिक्कत ये है, मेरे को अपने को जो दिक्कत है वो ये है कि मुझे पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि मैंने यहाँ 18 साल से नौकरी 60 साल तक पूरी की है। विभाग के पूरे मतलब जितने भी नियम है वो मैंने पूरे किए हैं, ईमानदारी से कार्य किया है, मगर पुरानी पेंशन से जो है मतलब मुझे वंचित होना पड़ रहा है। क्या वजह बता रहे हैं विभाग के? विभाग यूँ कहता है कि भाई जब मैंने इनको आरटीआई लगाई तो सूचना अधिकारी ने मुझे ये बताया कि गांव में जो सेवा होती है वो 4 से 5 घंटे की होती है, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आप पेंशन के हकदार नहीं है। मैं विभाग से ये पूछना चाहता हूँ कि 72 किलोमीटर बीट जहाँ से मैं आया हूँ, ब्रांच कुलक एसओ कुपुई से मैं आया हूँ यहाँ 2011 में, तो उस वक्त से जो है मतलब मैं लेता था सिर्फ 110 रुपये शुरू में पे मिली और 6800 रुपये मतलब मेरे को 2011 में पे मिली। ना तो मैं बच्चों को भोजन दे सका, अच्छा भोजन खिला सका,
ना ही मतलब मैं बच्चों को मकान बना सका, ना मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सका। जब मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ न्यू पेंशन स्कीम में लाया गया, जिसमें मात्र मुझे 5 लाख रुपया मिलना है, जिससे ना तो मैं अपने जीवन भर जी सकूंगा और ना ही बच्चों से मतलब शर्म के मारे मुंह दिखा सकूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मतलब पुरानी पेंशन दिलाने के लिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत है कि मेरी मांग को मतलब अधिक से अधिक जितना हो सके आगे हमारे महामंत्री तक जो है मतलब नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाए और हमारे डीजी तक पहुंचाए, ताकि वो इस बारे में विचार करें। यदि मुझे ये पेंशन नहीं भी मिलती है तो फिर भी मैं इनसे ये बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गांव में जो बच्चे लगे हुए हैं, जिनको मतलब आज 14 से 15 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उनका एक तो मतलब बीटों का वो कम किया जाए। जो 72 किलोमीटर बीट है वो किसी भी व्यक्ति से नहीं होती। यदि 20 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी जाती है तो उस पर भी पाबंदी है। तो मैं इंस्पेक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि 72 किलोमीटर बीट उन्होंने किस चीज़ पर जो मतलब प्रमाणित की है, वो उसका दायरा कम करे ताकि आने वाले बच्चों को दिक्कत ना आए। और दूसरे नंबर में इनको जो है मतलब 5 घंटे के बदले जो 8 घंटे ड्यूटी दी जाए। ये सिर्फ 5 घंटे शो करते हैं, काम उनसे जो है मतलब 12 घंटे कर लेते हैं। चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो मतलब इनको तो सुविधा हो, हमने तो कल्लू की बैल की तरह जो काम किया है, हमें तो पता नहीं पेंशन मिले ना मिले, न्यायालयों में जा सके ना जा सके, क्योंकि हमने जाना कहाँ है, गरीब आदमी कहाँ जा सकता है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एनपीएस कर्मचारी लगातार संघर्षरत हैं और पिछले करीब 6 दिनों से शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं 7वें दिन भी एनपीएस कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस दौरान जिला चंबा से भी न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संगठन के कार्यकर्ता शिमला पहुंचे और धरने में हिस्सा लिया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वर्तमान सरकार से पूरी उम्मीद थी कि सरकार एनपीएस कर्मचारियों की मांग को पूरा करेगी, लेकिन सरकार से आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। एनपीएस कर्मचारी संघ ने साफ किया कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे जो कर्मचारी हैं ये प्रदेश सरकार से सिर्फ एक ही वन लाइन एजेंडा जो हमारा है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, उसके लिए जुटे हुए हैं। चंबा एक दूर दराज का जिला है और हमें 12 से 14 घंटे लगते हैं शिमला पहुंचने के लिए। फिर भी है मेरे जो साथी कर्मचारी साथी आए हैं चंबा जिला से, वो सभी पूरे उत्साह में हैं। और यहाँ पर जो अभी कंडीशन है वो 11 लोगों की, 12 लोगों की या 50 लोगों की कंडीशन है, इसलिए कम साथी आए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग पूरा चंबा यहाँ पहुँचाएंगे और पूरी जो सरकार है उसको घेरने की तैयारी में है। एक हमारी यहाँ से गुजारिश है सरकार से कि जो पुरानी पेंशन बहाली है वो शीघ्र होनी चाहिए और जल्द करे। अगर सरकार ये मांग नहीं मानती है तो फिर अभी हम लोग ये जो क्रमिक अनशन चल रहा था, अगर आमरण अनशन की जरूरत पड़ती है वो भी करेंगे, पेन डाउन करने पड़ते हैं ऑफिसों में वो भी करेंगे, कंप्यूटर शट डाउन करने पड़ते हैं वो भी करेंगे। चक्का जाम की जरूरत आई तो हम एचआर, क्योंकि हमारे साथ 95 डिपार्टमेंट के लोग हैं, सरकार ये ना समझेंगे ये 10-12 विभाग के कर्मचारी हैं, 95 डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, हर कोई तैयार बैठा है। प्रदीप ठाकुर जी यहाँ से एक कॉल देंगे कि चक्का जाम होगा तो पूरे हिमाचल के, चाहे वो फिर गाड़ी सीएम साहब की हो, चाहे वो पीएम साहब की हो, चाहे वो फिर एचआरटीसी हो, चाहे वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, सब जाम किया जाएगा। तो सरकार इसको हल्के में ना ले, इस आंदोलन को वो भूल कर रही है। हम यहाँ से भी शांतिपूर्ण तरीके से बता रहे हैं कि इस मांग को माना जाए, जल्द बहाली की जाए, नहीं तो फिर वो जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके लिए दोषी सरकार ही रहेगी। एसजेवीएनएल द्वारा शिमला के होटल हॉलीडे होम में 26वीं अंतर केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रम शतरंज एवं ब्रिज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में शतरंज में पुरुष वर्ग की 10 और महिला वर्ग की 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं ब्रिज प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 8 टीमें भाग ले रही हैं। एसजेवीएनएल के एडिशनल जनरल मैनेजर अजय शर्मा ने बताया कि पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों के बौद्धिक विकास के साथ आपसी सहयोग और तालमेल को कायम रखना है। ये जो है एक जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर जितनी CPSUs हैं, सेंट्रल पावर सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसमें ये 26वीं प्रतियोगिता है और ये पिछले 26 सालों से हो रहा है।
इसमें क्या उद्देश्य ये है कि जो पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एक बनाया है हमने, इसमें जितने भी PSUs हैं जैसे SJVN, NHPC, NTPC, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और पावर ग्रिड, REC, PFC, ये सारी PSUs जो हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। और ऐसा होता है कि जनरली हमारे जो प्रोजेक्ट साइट्स हैं वहाँ पे हम लोग ये प्रतियोगिता करवाते रहे हैं अभी तक। ये जनरली जो पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का कैलेंडर शुरू होता है ये जुलाई से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। चूँकि कोरोना काल की वजह से इवेंट्स पहले नहीं हो पाई तो ये सारी की सारी अब मार्च में शेड्यूल हुई हैं। इसमें हमारी प्रोजेक्ट साइट्स पहले करवाती रही हैं। इस बार एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी सभी CPSUs की कि जी शिमला में करवाई जाए, तो शतरंज और ब्रिज की प्रतियोगिता जो है वो हम लोग शिमला में करवा रहे हैं। तो ये उसी के अंतर्गत जो है शतरंज और ब्रिज की प्रतियोगिता हमें शिमला में करवाने का SJVN को दायित्व सौंपा गया है और इसको हम आज से शुरू हुई है। ये सोमवार तक चलेगी, मतलब 13, 14, 15 मार्च 3 दिन रहेगी और 15 मार्च को सोमवार को ये कंक्लूड होगी प्रतियोगिता। इसमें ऐसा है कि अगर हम देखें चेस में जो है 10 टीमें हैं मेन की और 3 टीमें हैं फीमेल्स की, तो हर टीम में 6 प्लेयर रहते हैं। और इसी तरह से ब्रिज में टोटल 8 टीमें हैं केवल पुरुषों की हैं। हम लोग जो कि पावर सेक्टर के PSUs हैं तो आपस में हमारा एक जो तालमेल बढ़ता है, हम एक दूसरे को हमारे लोग जानते हैं। कल को कोई किसी तरह की कोई टेक्निकल आदान प्रदान या और इस तरह के इश्यूज़ को हम लोग एक दूसरे की कार्यप्रणाली को वो समझते हैं और इससे हमारा एक भाईचारा जो है वो बढ़ता है। तो किसी भी प्राइस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये चीज़ है कि हम आपस में एक वो बनाते हैं, एक अपना तालमेल जो है वो अच्छा होता है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।